आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान और चीन के माबीन मशरकी लद्दाख में वाक़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तातुल को दूर करने के लिए दोनों फौजों के आला ओहदेदारों के दरमियान होने वाली मीटिंग में सरहद पर तरजीह बुनियाद पर तातुल ख़त्म करने पर जोर दिया गया। मुस्तकबिल में दोनों फरीकों के माबीन फ़ौजी और सिफारती सतह पर आम रजामंदी से मामलात को हल करने के लिए मज़ीद मुलाकातें भी होंगी। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह के तीसरे इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक कशीदगी को कम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। चीन की सरजमीन में पहली दो मुलाकातें होने के बाद मंगल के रोज़ तीसरी मुलाकात हिंदुस्तानी सरजमीन के चिशोल में हुई, जो तकरीबन 12 घंटे तक जारी रही, जिसमें दोनों फौजों को झड़प की जगह से पीछे हटाने, सरहद पर तनाव कम करने और हकीकी कंट्रोल लाइन से वाबस्ता तमाम सरगर्मियों और पेशरफ्तों और आगे के मंसूबों पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। लेह में मुकीम 14वें कोर की कमान के जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने मुज़ाकरात में हिंदुस्तान की क़यादत की, जबकि चीन के जुनूबी जंजियांग फौजी ज़िले के कमांडर लियोलन ने चीनी फरीक की क़यादत की। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द सरहद पर मरहलावार तरीके से ख़दम दर ख़दम तनाव में तरजीही बुनियादों पर कमी लाना ज़रूरी है। ज़राए का कहना है कि मुस्तकबिल में फ़ौजी और सिफारती सतह पर अमन और दोस्ताना हैसियत को यकीनी बनाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामलात और दो तरफ़ा माहिदों और प्रोटोकॉल के काबिल कबूल हल के तहत मज़ीद इजलास मुनक़िद होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज रात 9 बजे तक 1,06,44,880 लोग इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं और 5,15,445 अफराद की जान जा चुकी है। 48,43,205 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 27,37,000 को पार कर गई, जबकि 1,30,000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 14 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और मरने वालों की तादाद 60,000 के करीब पहुँच चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के मामले जुमेरात की रात 9 बजे को करीब 6 लाख के पार हो चुके हैं। इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों की तादाद 17,410 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के केसेस 26 जून को 5 लाख के पार पहुंचे थे, यानी महज 5 दिनों में ही 1 लाख मामले बढ़ गए। मुल्क में 1 लाख मामले बढ़ने की ये सबसे तेज़ रफ्तार है। ये आदाद शुमार covid19india.org के मुताबिक है। वहीं मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से चारशंबे की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक मुतासर अफराद की मजमूई तादाद सुबह 8 बजे तक 5,85,493 हो गई थी, जिसमें 18,653 नए केसेस शामिल हैं। पीर और मंगल को रोज़ाना वायरस के केसेस में कमी की इत्तला मिली थी, जबकि इतवार के रोज़ 19,906 केसेस, पीर के रोज़ 19,459 से खदरे कम और मंगल को 18,552 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 507 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 17,400 हो गई थी। दूसरी तरफ इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 13,157 मरीज़ ठीक हुए हैं। अब तक सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 3,47,979 है। कोरोना वायरस के फिलहाल मुल्क भर में 2,20,114 एक्टिव केसेस हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए जो लॉकडाउन लगाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, अब इसकी जगह अनलॉक का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 के तहत कई तरह की सरगर्मियां शुरू की गई थी और कारोबार और सनत को रफ्तार देने की कोशिश की गई। अब आज से अनलॉक 2 शुरू हो गया है और हवाई व ट्रेन खिदमात की तोसी की गई है। इसके अलावा मज़ीद कई तरह की नरमियों का ऐलान हो चुका है। लेकिन फ़िक्र अंगेज़ बात यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अनलॉक 1 के दौरान तो हालात इंतहाई ख़तरनाक नज़र आए। दरअसल मईशत की ख़राब हालत को बेहतर बनाने के लिए 1 जून से जो अनलॉक का अमल शुरू हुआ, उसने कोरोना को फैलने का मौका भी दे दिया। जून के महीने में ख़राब सूरत हाल का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इस महीने में तकरीबन 4 लाख कोरोना के मरीज़ सामने आए।
जून के आदाद-ओ-शुमार और उसके क़ब्ल के आदाद-ओ-शुमार पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि मामला जून के महीने में बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ा, जिसकी वजह से कई रियासतों को मसाइल का सामना करना पड़ा। काबिल-ए-ज़िक्र है कि 31 मई 2020 तक हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 1,90,609 थी और ये लॉकडाउन का आखिरी दिन था। इसके बाद 1 जून से अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ था। इस दरमियान लॉकडाउन था, लेकिन सिर्फ कंटोनमेंट जोन में। गोया कि 1 जून से कोशिश की गई कि लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आए। जब अनलॉक का पहला दिन यानी 1 जून गुजरा तो 2 जून को मरीजों की तादाद 2,07,191 तक पहुंच गई थी। यानी अनलॉक के पहले दिन 7,771 मरीज सामने आए थे। 2 जून को नए मरीजों की तादाद बढ़कर 8,821 हो गई और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया नए मरीजों की तादाद भी रिकॉर्ड बनाती चली गई। 30 जून को जब अनलॉक 1 खत्म हुआ तो मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 5,85,792 मरीजों की कुल तादाद पहुंच गई थी। यानी कि अनलॉक के दौरान जो कोरोना इन्फेक्शन के 2 लाख के नंबर को भी नहीं छू सका था, वो अनलॉक 1 के खत्म होते ही 6 लाख के करीब पहुंच गया। इन 30 दिनों में हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के जुमला 3,95,183 कोविड-19 के मरीज सामने आए। इस तरह देखा जाए तो सिर्फ जून के महीने में पहले के मुकाबले कोरोना के मरीज बढ़कर 207% की रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़े। बहरहाल जुलाई का महीना भी लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बार बार वबाई इमराज के माहिरीन और डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि पूरी तरह एहतियात बरतें और समाजी फासला बनाए रखने पर अमल करें। चूंकि 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, यानी कि सरगर्मियां अनलॉक 1 के मुकाबले मजीद बढ़ाने की इजाज़त मिल गई है, तो ख़तरा भी यकीनन ज़्यादा है। रोज़ाना 18,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और अस्पतालों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बिला वजह अब भी लोग घरों से बाहर ना निकलें और जब निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें और हैंड सैनिटाइज़र को अपनी मामूलाती ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कौमी यौम अतबा के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क में डॉक्टरों और नर्सों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग में जो किरदार अदा किया उस पर सबको फ़ख्र है। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के बहरान से निपटने में उनके ताउन की सताइश करते हुए कहा कि हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि जो कुछ आपको मिला है वो काफ़ी है, लेकिन आप इस वक्त हमें ख़ास तौर पर फ़ख्र का सामान फराहम कर रहे हैं। हम आपकी खिदमत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। How they can help each other or how you can advise some of our people, how our people can advise you abroad. So that's one aspect. Second aspect is I wanted to get a sense that you should feel, not just you, but as a community, you should feel that we are with you. We understand you're doing a dangerous job. We understand this is not an easy job. We understand you're putting your lives on the line for this. And we appreciate greatly what you're doing all over the world and in India. So I'd like to start by asking you to introduce yourselves. My name is Shirley. Yeah. I work in Liverpool, England. I've been here for more than 21 years. This is Vipin Krishnan. मैं विपिन कृष्णन केरला से हूँ बेसिकली। 9 साल से दिल्ली एम्स में काम करता हूँ। अच्छा, विपिन जी आपको कोरोना हो गया? राहुल जी अनफॉर्चुनेटली So you are both fighting the disease personally and also on behalf of AIIMS. Yeah, both me and my wife are infected. We are right now in quarantine. But I believe you're okay now. Yes, I am perfectly okay, Rahul ji. I'm perfectly okay. Thank you, Rahul ji. That is good news. I'm Narendra Singh. I'm from Rajasthan, belong to the Sikh district. I've been working in nursing for 15 years. I did work in Jaipur, I did work in Ramano Loya Hospital, and the last job I did work in the Sabdazang before I left to the country. Now I'm working in Australia, New South Wales Health, Liverpool Hospital Intensive Care, and been working there 4 years, and looking after this old COVID patient. And now I think तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई और 1018 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 267 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद
17,357 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 1081 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 881 केसेस, रंगारेड्डी जिले से 33, मेडचल से 36 और महबूब नगर से 10 केसेस शामिल हैं। अब तक 8,082 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फिलहाल 9,008 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 4,234 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 92,797 सैंपल्स की जांच की गई है। 4,234 सैंपल्स में 1,018 का पॉजिटिव पाया जाना ये साबित कर रहा है कि हर 4 मशकूक अफराद में से 1 कोरोना पॉजिटिव है। इसीलिए आप सभी खूब एहतियात बरतिए। हैदराबाद में लॉकडाउन के सिलसिले में, माफ कीजिएगा, हैदराबाद में चल रहे फिलहाल अनलॉक 2 का जो सिलसिला चल रहा है, इसको लेकर एक काबीना का इजलास होना था और फिर से इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के बारे में कोई फैसला लिया जाने वाला था, लेकिन काबीना इजलास पर अभी भी तजस्सुस बना हुआ है। सरकारी इतलात के मुताबिक 2 जुलाई को इजलास होने की तवक्को थी, लेकिन इसके ताल्लुक से अभी तक कोई ख़तः फैसला नहीं लिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास से मुतालिक वुज़रा को ही अब तक कोई इतला नहीं दी गई। तो फिर काबीना इजलास कब होगा और लॉकडाउन का फैसला कब लिया जाएगा, इस पर तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में यह खबरें आम हो चुकी हैं कि 3 जुलाई से लॉकडाउन दोबारा किया जाएगा। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला इस मसले पर संजीदा नहीं है। जिस तरह से हैदराबाद में केसेस में इजाफा हो रहा है, इससे अवाम में खौफ बढ़ता जा रहा है। इन हालात में वज़ीर आला को जल्द से जल्द कोई फैसला लेने की ज़रूरत है, लेकिन वज़ीर आला इस मामले को तूल देते हुए अवाम को ही रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन के लिए मजबूर करने का मंसूबा तो नहीं रखते हैं। ऐसा सोशल मीडिया में बहस चल रही है। वाज़ेह है कि होलसेल की दुकानों के मालिकीन हालात को देखते हुए पहले ही रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन करने का ऐलान कर चुके हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस एहसास का इजहार किया है कि कोरोना की जांच को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा अहकाम ताज्जुब खैज है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ICMR के रहनुमाना खतूत के खिलाफ पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर के अहकाम जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने क़ब्ल इसकी जानिब से जारी करदा अहकाम पर अमल न करने पर हुकूमत पर बरहमी जाहिर की। अदालत ने इस बात पर भी बरहमी जाहिर किया कि हुकूमत को वार्डवारी असास पर कोरोना के मामलात की तफसीलात मीडिया बुलेटिन में जारी करने की हिदायत दी गई थी। इस हिदायत पर भी अमल नहीं किया गया। मीडिया बुलेटिन में भी कई गलतियां पाई जा रही हैं। अदालत ने कहा कि रियासत में कंटेनमेंट का क्या तरीक़ेकार है, इससे वाकिफ करवाया जाए। साथ ही कंटेनमेंट इलाकों की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत दी गई। अदालत ने गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान कोरोना जांच की रिपोर्ट की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया। बेंच ने मरकजी टीम के दौरे हैदराबाद, उस टीम की तजावीज़ और इस सिलसिले में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी और क़ब्ल अदालत की जानिब से जारी करदा अहकाम पर 17 जुलाई से क़ब्ल अमल करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ने इंतबाह दिया कि अदालती अहकाम पर अमल न करने की सूरत में 20 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी, महकमे सेहत और बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हाजिर अदालत होना पड़ेगा। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके चरलापल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के तकरीबन 300 अफराद बशमुल छोटे सनती यूनिट्स के ताजरीन TRS के लीडर के कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद घरों में अलग थलग हो गए हैं। जो अफराद अपने घरों में आइसोलेट हो गए हैं उनमें मेडचल और मलकाजगिरी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अजला और बाज़ दीगर ज़िले ओहदेदार शामिल हैं। उनमें से बेशतर ने रियासती हुकूमत के हरीतारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की थी। इस प्रोग्राम में ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला TRS लीडर भी शरीक हुआ था, जो इंडस्ट्रियल एरिया लोकल अथॉरिटीज़ का भी रुकन था। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद कोरोना की अलामात पाई गई, जिसके बाद जाँच करने पर वो कोविड-19 से मुस्बित पाया गया। इस मुस्बित रिपोर्ट के बाद इस बात की इत्तला इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अफराद को मिली, जिसके बाद तकरीबन 30 छोटे ताजरीन जो इस प्रोग्राम में इससे करीब थे, उन्होंने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया। पार्टी के कारकुनों से भी ख्वाहिश की गई कि वो अपने घरों में अलग थलग रहें। इसी दौरान TRS लीडर को अलग थलग मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है।
प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी आयद करने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा मफाद अम्मा की अर्जी की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने की। हैदराबाद स्कूल स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन ने यह मफाद अम्मा की दरख्वास्त दाखिल की थी। अर्जी गुजार के वकील ने अदालत में कहा कि तालीमी साल के आगाज से पहले ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करना कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अदालत में तफसीलात पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस से गरीब तुलबा से शदीद नाइंसाफी हो रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या हर कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए दरकार लैपटॉप स्मार्टफोन्स के मुतहम्मिल हो सकते हैं। इस मौके पर सरकारी वकील ने बेंच से कहा कि डीईओज इस पर कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस पर हुकूमत ने कोई वाज़ेह पॉलिसी तैयार नहीं की है। अदालत ने इस मामले पर तफसीलात जुमे तक पेश करने की हिदायत देते हुए हुकूमत को नोटिस जारी की। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि जनाब मोहम्मद रियाज यूसुफ साहब का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो तबलीगी जमात के शोबे ताजरीन हैदराबाद के जिम्मेदार थे। रियाज यूसुफ साहब टेस्ट क्रिएटर्स कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स से भी वाबस्ता थे। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन खबरस्तान अहाते खादरिया मस्जिद चादरघाट में अमल में आई। नमाज जनाजा मौलवी सईद साहब फर्जन मौलाना आबिद खान साहब ने पढ़ाई और मौलाना मुफ्ती आदिल ने दुआए मग़फ़िरत की। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 दुख्तरान और 2 फर्जंदान मोहम्मद अब्दुल रहमान हाल मुकीम ऑस्ट्रेलिया और मोहम्मद फैज़ुर रहमान शामिल हैं। उनका मकान शुएब लाइब्रेरी न्यू मलकपेट में वाक़ है। वो जनाब मोहम्मद यूसुफ अली साहब मरहूम रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर के फर्जंद थे और वो मोहम्मद इम्तियाज़ यूसुफ मिलेनियम कॉम्स प्राइवेट लिमिटेड बंजारा हिल्स, मोहम्मद फैयाज यूसुफ इंजीनियर हाल मुकीम अमरीका, मोहम्मद एजाज यूसुफ हाल मुकीम मेलबॉर्न और मोहम्मद इलियास यूसुफ हाल मुकीम मेलबॉर्न के भाई थे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर्स 9676666650 पर रब्त किया जा सकता है। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के मोरकाक मंडल में कोंडा पोचम्मा केनाल में शुगाफ पड़ने के वाक़े की इत्तला पर मुतासरा गांव का पार्टी के दीगर कायदीन के साथ दौरा किया, जहां केनाल का पानी गांव में दाखिल होने से कई मकानात को और फसलों को नुकसान पहुंचा। उत्तम कुमार रेड्डी ने मकामी किसानों से बातचीत की और तफसीलात हासिल की। इस मौके पर किसानों ने शिकायत की कि अब तक उनके नुकसानात का जायजा लेने कोई ओहदेदार नहीं आए। किसानों ने बताया कि उनके इलाके से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का फार्म हाउस सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फार्म हाउस की सड़क पर भी उन्हें जाने नहीं दिया जाता, हर वक्त पुलिस का पहरा रहता है। बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो केनाल में शुगाफ पड़ने से होने वाले नुकसानात का फौरी तखमीना लगाते हुए किसानों को मुआवजा अदा करें। उन्होंने इस वाक़े में ANC और दीगर जिम्मेदार ओहदेदारों को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि नुकसानात को कॉन्ट्रैक्टर से वसूल किया जाए। उन्होंने कहा कि कोंडा पोचम्मा केनाल में जो शुगाफ पड़ा है उसको देखने से मालूम होता है कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स के किस तरह मियार के काम हो रहे हैं। तेलंगाना की आवाम और रियासत को गिरवी रखते हुए हज़ारों करोड़ रुपए से जो प्रोजेक्ट्स तामीर हो रहे हैं, अगर इसी तरह एक पानी के बहाव में बह जाते हैं तो मुस्तकबिल में दीगर प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వారు చిన్నజీఆర్సీఎం వారు ఇద్దరు వారి మరి పెద్ద ఎత్తున కొన్ని వేల మందితో ఈ కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్టు ఇనాగ్రేట్ చేసి నీళ్ళు వదిలిపెట్టి ఓహో ఓహో అని వాళ్ళకి వాళ్ళే అనుకున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒకసారి పక్కన పెడితే నిన్న మాకు తెలిసిన విషయం, ముఖ్యమంత్రి గారే నెల రోజుల క్రితం ప్రారంభం చేసిన ప్రాజెక్టు ఇది రెండోసారో మూడోసారో ఈ కాలువలు దిగుతున్నాయి. ఇంత నాసిరకం పనులు మేము ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటున్నాం. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులని రైతులకి నీళ్ల కోసం కట్టడం లేదు, వాళ్ళ జేబులు నింపుకోవడానికి కాంట్రాక్టర్ల కమిషన్ల కక్కుర్తి కోసమే ఈ ప్రాజెక్టులు. ఇది నీళ్లు తీసుకోవడానికి కాదు అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాం. ఈరోజు మేము చెప్పిన మాట వాస్తవమై కట్టిన సిమెంట్ కాలువ, సిమెంట్ లైనింగ్ కాలువ, ఇది మీకు తెలియదేమో,
నాగార్జున సాగర్ లాంటి ప్రాజెక్టులో वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कोंडा पोचम्मा केनाल में शगाफ पड़ने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी ग्लोबल तशहीर कर रही हैं। गजवेल में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि छोटे से कैनाल में शगाफ पड़ने पर इसको बड़ा बताने की कोशिश की जा रही है। कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कांग्रेस के दौर में कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स पानी में बहकर चले गए। इस बात को कांग्रेस के कायदीन जहन नशीन करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि SRSP कैनाल जिस वक्त शुरू हुआ था 131 किलोमीटर और 118 किलोमीटर के पास शगाफ पड़ा था। इसी तरह साल 2007 में जिले खम्मम के पालम प्रोजेक्ट भी बह गया था। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि आया एलमपल्ली प्रोजेक्ट तैयार होने से कबल नहीं बह गया था। उस वक्त उत्तम कुमार रेड्डी और पुन्नला लक्ष्मैया वजीर थे। गुजरात में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का कैनाल भी 200 मरतबा शगाफ पड़ा था। हालिया दिनों मनोहराबाद में बारिश के पानी से रेलवे ट्रैक बह गई थी। हरीश राव ने कहा कि अगर हम रेलवे ट्रैक बह जाने के वाकये के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार देते हैं तो आया बीजेपी के कायदीन उसे कबूल करेंगे। वजीर फाइनेंस ने कहा कि कांग्रेस दौर में किसानों को पानी और बरखी की काफ़ी मुश्किलात थी, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। TRS इक़्तिदार में आने के बाद गोदावरी के पानी को कालेश्वरम के जरिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। कोई सोचे भी नहीं थे कि गोदावरी का पानी मेदक और नलगुंडा तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कोंडा पोचम्मा कैनाल के शगाफ का जायजा लेने के लिए यहां आने वाले कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को चाहिए कि वो गोदावरी के पानी को अपने सरों पर डालते हुए अपनी साबिका गलतियों की माफ़ी मांग लें। इसके बरखिलाफ इस वाक़े पर सियासी फ़ायदा उठाने और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। జీవన్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గం జగిత్యాల ప్రాంతంలో నీళ్లకు ఇబ్బంది ఉంది అంటే సింగూరు నుంచి నీళ్లు వదిలి పొట్టకొచ్చిన పంటలు కాపాడాలని ఆ రోజు SRSPకి నీళ్లు ఇచ్చి ఇదే జగిత్యాల కోరుట్ల మెట్పల్లి కరీంనగర్లో పంటలు కాపాడి కోట్ల రూపాయల పంటలు చేతికి వచ్చినాయి పోయేటట్టున్నాయి। ఒక 2 తల్లి ఇస్తే మాకు పంట పంటది అంటే సరే సింగూరులో నీళ్లు రాకపోతాయా కాలం కాకపోద్దా అని చెప్పి ఆ రోజు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని కోట్లాది రూపాయల పంటను కాపాడడానికి సింగూరు నీళ్ళనిచ్చి కరీంనగర్లో పంటలు కాపాడినాం। ఆ రోజు మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏమన్నారు, నీళ్లు అమ్ముకున్నారు, నీళ్లు మళ్లించుకున్నారని తిట్టింది వీళ్ళే। ఆ రోజేమో జీవన్ రెడ్డి నోరు మూసుకున్నాడు। అంటే కాంగ్రెస్కి ఎన్ని నాలుకలు ఉంటాయి? మరి ఇలా ఈ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏమంటారు, మరి ఈ నీళ్లు మనకు వద్దా, చెరువులు నింపొద్దంటారా? మరి ఆ రోజేమో కరీంనగర్ పంటలు కాపాడితే మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నీళ్లు తీసుకుపోయారు అన్నారు। ఇవాళ మెదక్ జిల్లా చెరువులు నింపితే కరీంనగర్ కాంగ్రెస్ నాయకులేమో మాకు నీళ్లు నింపలేరని మాట్లాడుతున్నారు। అంటే కాంగ్రెస్ కి ఎన్ని నాలుకలు ఉంటాయి? वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 36 घंटों के अंदर 55 लाख किसानों के बैंक खातों में 6,987 करोड़ रुपए जमा करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने आलमी रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने आज वनपर्ती में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फराहम की गई इमदाद की तफसीलात मीडिया को पेश करते हुए बताया कि रैतु बंधु स्कीम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा स्कीम है, जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क ने अब तक शुरू नहीं की। रैतु बंधु स्कीम का कोई मजहब या जात नहीं है। रियासत के हर किसान को इस स्कीम के तहत माली मदद की जा रही है ताकि वो काश्त के लिए इस रकम को इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने इस स्कीम को शुरू किया है। इसके नतायज आइंदा चंद साल में देखे जाएंगे। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि 36 घंटों के अंदर महकमे ज़राअत ने तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की रकम कामयाब तौर पर किसानों में तकसीम की है। इस स्कीम से ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम करते हुए किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रही है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो बैंक खाते और पट्टे पास को एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर के पास दुरुस्त करवा लें। निरंजन रेड्डी ने कहा कि 1,76,39,000 एकड़ अराजियात पर काश्त के लिए रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद फराहम की गई है। अब तक जिन किसानों ने अपने बैंक खातों की तफसीलात पेश नहीं की हैं वो 5 जुलाई तक अपनी तफसीलात एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स के पास दर्ज करवा लें। खाजिन तेलंगाना कांग्रेस कमेटी गुडू नारायण रेड्डी ने चाहशुंबे को ऐलान किया है कि वो कोरोना वबा से सेहतियाब होने वाले अफराद को तरगीब देने के लिए एक प्लाज्मा डोनर एसोसिएशन को तश्कील देंगे ताकि कोरोना वबा से मुतासिर अफराद की जानें बचाई जा सकें। गुडू नारायण रेड्डी जो हाल ही में कोरोना से सेहतियाब हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये एसोसिएशन कोरोना वबा से अच्छे होने वाले अफराद से रब्ता करके उन्हें प्लाज्मा के अतिया करने की तरगीब देगा। गवर्नमेंट को ये डिमांड करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का विधि विधान बनाना है क्योंकि मई में जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सक्सेस हुआ बोल के हमें पता चला है
और मैं जैसा कोविड का पेशेंट होके अभी मैं ठीक हो गया हूं, मैं बहुत सारे मेरे साथी जो लोग पहचानत के हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था मैं गए 15-20 दिन से, कि प्लाज्मा थेरेपी का शुरू करना है, जिसके वजह से अगर पास्ट कोविड पेशेंट्स अगर आज नेगेटिव हो गए, वो लोग एक किसी के जान बचा सकते हैं जो क्रिटिकली कोविड इल है। तो इस सिलसिले में हम स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि ये तेलंगाना प्लाज्मा डोनर्स एसोसिएशन बनाने में, कामयाब कराने में उनका साथ होना है। अगर ये साथ होना है तो तेलंगाना का हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, ये पूरे इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, जिसके जरिए से ये काम आगे बढ़ सकता है। यही काम दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं। उनको कम से कम देख के या उनका तरीका क्या है वो अपनाने में ये लोग आगे बढ़ना है बोल के हम आपके जरिए। एआईसीसी सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली वंशी चंद्र रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत भर में वाक़ खानगी स्कूल्स के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों का इंतजाम करें। जियो 45 के तहत यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले तमाम आवाम की ज़रूरियात की तकमील करे। वंशी चंद्र रेड्डी आज चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम के तहत, जो तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के तहत कलेक्ट्रेट हैदराबाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अफराद मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल को सुधारने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, वो आज असातिज़ा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, चूँकि माह मार्च से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वंशी ने कहा कि वंशी ने केसीआर से ख्वाहिश की कि वो खुद अपने अहकामात पर अमल करते हुए रियासत भर में वाक़ 2 लाख से ज़ायद असातिज़ा को ज़हनी सुकून और माशी इस्तेहकाम बख्शें। आज पूरा तेलंगाना का स्टेट में जो भी टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ प्राइवेट स्कूल्स में काम करते, उनके तरफ से तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के तरफ से उनका प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अली साहब और बाकी तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के लीडर सब आज स्टेट में काम करने वाले लगभग 2 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ के तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम का ऐलान किया था। ये लोगों को, जो भी हमको पढ़ाने वाले टीचर्स को और स्कूल्स में काम करने वालों को लॉकडाउन शुरू होने से यानी मार्च महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा। तनख्वाह नहीं मिलने से बहुत तकलीफ हो रहा उन लोगों को और घर बसाने में भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा तेलंगाना में काम करने वाले हर एक टीचर को और नॉन टीचिंग स्टाफ को। हम इसलिए आज ये सभी जो 2 सदर तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम शब्बीर अली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत भर में वाक़ 15,000 खानगी स्कूलों से वाबस्ता 3 लाख अफराद और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने की इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरने के बाद मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि हुकूमत रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन असातिज़ा को मुकम्मिल नज़रअंदाज कर दिया गया है। केसीआर साहब से हमें गुजारिश कर रहे हैं कि प्राइवेट टीचर को देखिए, हमें कुछ ना कुछ मदद करिए। जो मैनेजमेंट हमको सैलरी नहीं देते हुए आज हमके बगैर रोड पे छोड़ के चले गए। ऐसे मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देते हुए प्राइवेट टीचरों को बचाने की कोशिश करो बोल के हम तेलंगाना प्राइवेट टीचर की तरफ से हम रिक्वेस्ट करें। उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के मैनेजमेंट है उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग कम से कम आपके दिलों में रहम पैदा करो। आपके स्कूलों में पिछले 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारी मेहनत से ही आज स्कूल आपके आगे बढ़ा, हमारे मेहनत से ही आपके स्कूलों में रिजल्ट आया, हमारा मेहनत से ही पूरा तेलंगाना में एजुकेशन में अच्छी रिजल्ट आ रहा। तो हमारी मेहनत को पहचानो, हम नहीं तो आप लोग नहीं है। हमारे मेहनत से आप लोग, आपके परिवार के लोग खुशी से जी रहे हैं, मगर हम रो रहे हैं। हमारे घर में रोज खाने के वास्ते रोटी भी नहीं मिल रहा। ऐसी हालत में प्राइवेट टीचर को छोड़ना ये बेइंसाफ है। इसीलिए प्राइवेट मैनेजमेंट जितने भी हैं इंसाफ से देखो, प्राइवेट टीचरों को सपोर्ट करो, उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ मदद करने का सामने आओ बोल के भी तेलंगाना प्राइवेट टीचर तरफ से हम प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करें। जय तेलंगाना। हैदराबाद के MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रीजनल कैंसर अस्पताल लकड़ी का पुल में आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग चाशुंबे की सुबह लगी, जिसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इतला नहीं है। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक अस्पताल की निचली मंजिल के ब्लड बैंक में ये आग लगी, जिसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने बताया कि आग लगने की इतला मिलते ही असेंबली के फायर स्टेशन से फायर इंजन वहां पहुंच गया। साथ ही सेक्रेटेरिएट से भी एक फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। ये आग आधे घंटे की कोशिश के बाद बुझा दी गई।
हैदराबाद के पुराना शहर चंद्रायन गुट्टे में 2 दिन पहले पेश आए सनसनीखेज दोहरे कत्ल के एक मुलजिम ने आज अपने मकान पर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अहमद बिन सलाम बा इस्माइल ने 2 रोज़ कबल अपने 2 सगी बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जबकि एक और बहन और बहनोई शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे और फिलहाल जेर इलाज हैं। इस वाक़े के बाद से बा इस्माइल फरार हो गया था, लेकिन आज अचानक पुलिस को खबर मिली कि वो अपने घर लौटा और उसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस पर अपनी बीवी के कत्ल का मुकदमा पहले से ही दर्ज था और हाल ही में उसे जमानत पर रिहा किया गया था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।